हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फायजा सिद्दीकी और आज हम जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है सीटेट का जून 24 उसे सॉल्व करने वाले हैं फॉर पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 1 इज हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। मतलब अगर हम कोई गोल को रख रहे हैं अपने दिमाग में कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अब दिसंबर का सीटेट क्वालिफाई करना है, तो उससे उस गोल से हमारे मोटिवेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा या हमारी एबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जो लोग बाहर से प्रेशराइज होकर ये सोच रहे हैं कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है, वो इतना मन लगाकर नहीं पढ़ पाएंगे। जो लोग मतलब माँ बाप के डर से कह रहे हैं कि नहीं यार सीटेट पढ़ना ही है, इस बार करना है, वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितने लोग वाकई में चाहते हैं कि नहीं मुझे इस बार सीटेट क्वालिफाई करना ही है। ये वाला जो दिसंबर आ रहा है उसमें मुझे करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं सीटेट क्वालिफाई करूँ। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा बनस्बत जो किसी और के प्रेशर में आके कर रहा है या जो किसी से जेलस होके कि अरे उसने कर लिया इस वजह से मैं भी करूँगा। नहीं, तो जो दिल से चाहते हैं, जो इनेटली चाहते हैं कोई चीज़ करना, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। It often implies enhanced extrinsic motivation and belief in the incremental view of ability। अब यहाँ पर आ गया एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या मतलब है? जो बाहर से मोटिवेशन जो आता है, जैसे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि तुम ये काम कर लो तो तुम ये काम करने लगते हो, उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक जो हम खुद चाहते हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक वाला है उसको तो कैंसिल आउट कर दो। पहली बात आपको कैंसिल आउट करना सीखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है, जो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो आप कैंसिल आउट वाला सीखो। इसका मतलब यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है उसको कैंसिल आउट कर दो। एक्सट्रिंसिक किस में है? फर्स्ट में और 4 में। तो फर्स्ट और 4 हमारे कैंसिल हो गए। अब आता है इंट्रिंसिक पर। इंट्रिंसिक वाला क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है इट ऑफन इम्प्लाइज इन्हांस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी क्या होता है कि आपकी एबिलिटी फिक्स्ड है, जितना आपको आता है उतना ही, मतलब जितनी आपकी फिक्स्ड एबिलिटी है आप बस उतना ही सीख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सीख सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब आप जितना चाहें उतना सीख सकते हैं, पढ़ने की कोई एज नहीं होती, ये कहते हैं ना, जितना भी चाहें आप सीख सकते हैं, आपका कुछ फिक्स नहीं होती कि आपकी इतनी एबिलिटी फिक्स है, इससे ज़्यादा आप नहीं सीख पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है इट ऑफन इम्प्लाइज इन्हांस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। मतलब एक तो आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन और आपकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीज हो रही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा? जब आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो और आपकी एबिलिटी बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 2, इंक्लूसिव क्लासरूम्स। अब इंक्लूसिव का क्या मतलब है? इंक्लूड ऑल। मतलब चाहे उसमें स्पेशल चिल्ड्रन भी होंगे, उसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन भी होंगे, उसमें नॉर्मल चिल्ड्रन भी होंगे। इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड करना सबको, डिस्पाइट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि कोई बच्चा किसी कास्ट से है, कोई बच्चा किसी क्रीड से है, किसी में मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट है, डिस्पाइट ऑल दैट हमें सबको इंक्लूड करना है, उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन इज इंक्लूसिव क्लासरूम ऑप्शन 1 एम टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रन। तो ये तो गलत है। मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम को ये एम थोड़ी कर रहा है कि हम सबके डिफरेंसेस को ख़त्म कर दें। हम तो उनके डिफरेंसेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंक्लूसिव क्लासरूम में अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और उसके बेसिस पर हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। जो टीचर है वो उसके बेसिस पर इंस्ट्रक्ट करेगा बच्चों को कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको ब्रेल बुक्स दी जाएंगी इंस्टेड ऑफ ये जो प्रिंटेड बुक्स आती हैं उसके, या फिर कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट है किसी का, या मतलब तो उसको पीछे बिठाने के बजाय सबसे आगे बिठाया जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर हम टीच कर रहे हैं। ये नहीं कि हम एकदम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिमूव कर देंगे, तो ये बात गलत है। रिकग्नाइज दैट एवरी चाइल्ड विल लर्न एट द सेम रेट एंड एट द सेम टाइम, ये भी गलत है। IQ का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है सब इंडिविजुअल का IQ सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। तो
उसके हिसाब से सब अपने अपने टाइम पर अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। थर्ड इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। नहीं, स्पेशल चिल्ड्रन का जो स्कूल होते हैं उसको स्पेशल एजुकेशन स्कूल वाला कहते हैं, उसको स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सबको इंक्लूड करेंगे, चाहे वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, स्पेशल चिल्ड्रन हो, मतलब सबको। तो थर्ड भी गलत है। इंक्लूसिव क्लासरूम्स आर मेंट टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ, ये बात ठीक है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए हम वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थर्ड क्वेश्चन, अ की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगॉट्स्कीज थ्योरी इज। पियाजे जो चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे खुद करके सीखते हैं और ख़ुद से सीखते हैं। वाइगॉट्स्की कहते हैं कि सोशल लर्निंग होती है, कि मतलब बच्चा सोसाइटी में बैठकर सीखता है। इन दोनों की कॉमन क्या है, इन दोनों की थ्योरी में क्या कॉमन चीज़ है? द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कल्चर की बात पियाजे ने नहीं की है, सिर्फ वाइगॉट्स्की करते हैं। देयर व्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि पियाजे ने कहा था कि डेवलपमेंट पहले होता है, लैंग्वेज बाद में, और वाइगॉट्स्की ने कहा था कि लैंग्वेज पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में। तो इनके जो थॉट्स थे वो एकदम अपोजिट थे लैंग्वेज को लेकर। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। ये बात एक हद तक कही जा सकती है, क्योंकि दोनों ने स्टेजेस दी थी चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में। इन्वॉल्वमेंट एंड इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। हाँ, इसमें ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है। देखिए, अब हम ये देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो इसमें फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। थर्ड भी एक हद तक सही हो सकता है, लेकिन थर्ड से ज़्यादा बेहतर हमारा फोर्थ आंसर है, कि ये दोनों जो है इन्वॉल्वमेंट की और इंगेजमेंट की बात करते हैं बच्चों की खुद की पढ़ाई में। मतलब बच्चा जो वो खुद से लिख रहा है, खुद से पढ़ रहा है, खुद से जो लर्न कर रहा है, तो वो इन्वॉल्व और उनका जो इंगेजमेंट होगा बच्चों का, उसकी बात ये दोनों करते हैं। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा, असर्शन और रीजनिंग का है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस the pressures to conform to gender expectations and follow conventions of femininity और masculinity increases। हाँ, ये बात ठीक है कि जब एडोलेसेंट हिट करते हैं तो जो टीनेजर होता है वो ये चाहता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं हम उसको पुल ऑफ कर पाएँ। ये जैसे लड़के कहते हैं कि हमारी जल्दी से बियर्ड आ जाए, ठीक है ना। तो जो वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो वो टीनेजर्स चाहते हैं कि हाँ, हम उस पर खरे उतरें। कोई हमसे ये ना कहे कि अरे इसकी तो अब तक बियर्ड ही नहीं आई, 18 साल का हो गया। मतलब वो उसमें शर्म महसूस करते हैं कि जो मतलब अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं वो अब हो जानी चाहिए, ठीक है। तो असर्शन तो ठीक है। रीजनिंग है, जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटर्मिन्ड बायोलॉजिकली। नहीं, ये बात गलत है कि आप अभी से जेंडर रोल प्री डिटर्मिन्ड कर देंगे कि नहीं, अगर ये लड़की है तो ये घर से बाहर नहीं निकलेगी, और लड़का है तो तुम भाई कमा के लाओ, तुम अपनी ड्रीम को परस्यू नहीं कर सकते, तुम एक डांसिंग क्लास नहीं ले सकते, तुम्हें कमाना ही है, तुम्हें कमा के घर में लाना है। तो ये बात गलत है। जेंडर और जेंडर रोल्स को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसका काम ये है। तो यहाँ पर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। फोर्थ विल बी द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, असर्शन इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर आर डिस्करेज्ड एंड शेम इज़ इनकरेज्ड। तो हाँ, ये बात एक हद तक सही है कि जो गुस्सा आना जो है तो हम उसको डिस्करेज करते हैं, और शेम को बहुत अच्छे से इनकरेज किया जाता है। काफ़ी जगह पर ये कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शादी है और लड़की को देखकर कोई मतलब ब्राउन स्किन गर्ल है तो उसको देखकर ये कहेंगे कि अरे बेटा थोड़ा सा क्रीम लगा कर आते, अच्छे लगते हैं आप। तो इसको तो बहुत अच्छे से इंकरेज किया जाता है शेम को, और गुस्से को डिस्करेज किया जाता है। चाहे कोई सही बात पर ही क्यों ना गुस्सा कर रहा हो, उसको डिस्करेज किया जाएगा। तो असर्शन यहाँ पर ठीक है। रीजनिंग है, इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इमोशंस प्ले अ वाइटल रोल इन लर्निंग एक्चुअली। अगर मैं आपको कुछ मज़े का सा एग्जाम्पल दूँ तो जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया तो वहाँ पर भी तो लर्न करोगे ना कि नहीं, वो लड़की गलत थी, अगर मैं सही लड़की को चूज़ करता तो शायद आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता, या वाइस वर्सा कि सही लड़के को अगर मैं चूज़ करती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आगे से मैं ऐसा लड़का चूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर हमने कोई चीज़ लर्न ही तो की ना। तो इमोशंस तो बहुत बहुत वाइटल प्ले करते हैं रोल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट
आर इज फॉल्स। इमोशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड डिड लॉरेंस कॉलबर्ग यूज टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या किया था कि उन्होंने एक हाइंस डिलेमा रखा था। हाइंस डिलेमा में क्या था कि जो हाइंस था उनकी बीवी बहुत बीमार थी और उनकी जो दवा लानी थी वो बहुत महंगी थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दवा ला सकें, मतलब किसी भी तरीके से वो इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे। तो उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी बीवी को मरने दें या फिर चोरी कर लें। तो उन्होंने कर ली चोरी, और चोरी करके उन्होंने अपनी बीवी को दवा खिला दी और वो बच गई। लेकिन अब क्या उनको पुलिस को पकड़ के लेके जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए कि भाई इन्होंने तो किसी इंसान की जान बचाई, इन्होंने कोई गलत काम के लिए चोरी नहीं की थी, या उन्हें चोरी करनी ही नहीं चाहिए थी और बीवी को मरने देना चाहिए था। तो ये कॉलबर्ग ने एक डिलेमा बनाया और बच्चों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया और उनके आंसर्स नोट किए कि बच्चे इसका क्या क्या आंसर दे रहे हैं और उनके रीजंस क्या हैं उन आंसर देने के। तो कोलबर्ग ने ये काम किया था। अब इसके ऑप्शंस हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, पोजिंग मोरल डिलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेज, कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्ले। तो उन्होंने जो है बच्चों को ये मोरल डिलेमा दिया था और उनके रिस्पॉन्स नोट डाउन किए थे। तो थर्ड वन इज द करेक्ट वन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। ऑप्शंस आर, लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, ये बात ठीक है, उन्होंने ये बात कही है। लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, लैंग्वेज शेप्स थॉट शेप्स लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नहीं, तो फोर्थ तो बिल्कुल गलत है कि लैंग्वेज और थॉट का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अब जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम सोचते भी तो हिंदी में ही है ना। हम सोचते हैं कल मैं सुबह उठ के ऐसा करूँगी, फिर शाम में वहाँ जाऊँगी, तो हम ये हिंदी में ही तो सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आती तो मुझे हिंदी और मैं जो सोचूंगी वो फ्रेंच में सोचूंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फोर्थ तो बिल्कुल गलत है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब आता है लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट। तो ये भी बात गलत है कि मतलब लैंग्वेज शेप ही नहीं कर रही है थॉट को। अभी मैंने कहा कि अगर लैंग्वेज की मदद से तो हम कोई बात सोचेंगे, तो टू भी गलत है। थर्ड है, थॉट शेप्स लैंग्वेज, मतलब इंसान जो सोचता है उसके ज़रिए से हम जो है बोलना सीख जाते हैं। अच्छा, अब आप बच्चे से आप कोई बात मत करो, एक कमरे में रख दो उसको, और बस अपने दिमाग में सोचे जा रहा है अच्छा ये सीलिंग है, अच्छा ये यहाँ पे ऐसी ये कुछ तेज सी क्या लाइट जल रही है क्या, तो इससे क्या वो बोलना सीख जाएगा, वो हिंदी बोलना सीख जाएगा। या हम हिंदी बोलते हुए बच्चे हैं और हमको वहाँ फ्रांस में ले जाओ और बस कोई फ्रांस का कोई आदमी हमसे बात ना करे तो हम बस फ्रेंच सीख जाएंगे खुद ब खुद? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो थॉट जो है वो लैंग्वेज को नहीं, थॉट से हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, यही बात गलत है। तो बस बचा हमारा फर्स्ट कि लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये बात ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कंस्टिट्यूट। मतलब चेंज या इमोशंस की जो हमारी हम कितने स्टेबल हैं अपने इमोशंस को लेकर, हमारी जो पर्सनालिटी है और हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, मतलब जो लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं, उन सबको मिला के क्या होगा? तो वो क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा? कॉग्निटिव तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप्स की बात आ गई। कॉग्निटिव बस माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो कॉग्निटिव को हटा दो, कैंसिल कर दो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ पर्सनालिटी में आ गई। अब सोशल, इमोशन, चेंज ये सब भी आ गए, तो पर्सनालिटी से थोड़ा ब्रॉड लेवल की डेवलपमेंट होगा जिसमें ये सब आएंगे, सब कंस्टिट्यूट हो पाएंगे। ये भी कैंसिल हो गया। इमोशनल डेवलपमेंट हाँ एक हद तक हो सकता है, और साइको सोशल डेवलपमेंट। अब देखो, अगर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में साइको सोशल ना होके ये होता नन ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। लेकिन क्योंकि फोर्थ में हमारा साइको सोशल डेवलपमेंट है और साइको सोशल के अंदर हम इमोशनल डेवलपमेंट डाल सकते हैं। साइको सोशल एक ब्रॉडर टर्म है इमोशनल से, इमोशनल के अंदर साइको सोशल नहीं आता है, लेकिन साइको सोशल के अंदर इमोशनल आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। समझ रहे हो बात को? अगर यहाँ पर साइको सोशल नहीं होता तो आंसर थर्ड हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन का, टीचर्स शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन
फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स। हाँ, बात ठीक है कि टीचर्स को खूब सारी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए और उनको एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए। रीजनिंग है इसकी कि अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकंसेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है कि आप काउंटर एग्जाम्पल प्रोवाइड करके उनके मिसकंसेप्शन है, जो अब बात उनको ठीक से समझ में नहीं आ रही या किसी बात को गलत तरीके से समझ रहे हैं, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये ठीक है, दोनों ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। डिसलेक्सिक चिल्ड्रन कौन होता है? वो हमारा तारे ज़मीन पर में जो बच्चा था वो डिसलेक्सिक था। तो ऑप्शन है इसके थ्रू एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, बाय गिविंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेजेस। तो देखो, लंबे और कॉम्प्लेक्स पैसेज देना ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसको कैंसिल कर दो। वो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है तो तुम और कॉम्प्लेक्स कैसे उसे याद करा दोगे? बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट। अरे बच्चा अपनी 6th क्लास का तो पढ़ नहीं पा रहा है, तो 7th का कहाँ से वो पढ़ लेगा कुछ? ठीक है। थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, ये बात ठीक लग रही है। थ्रू एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग। अब देखो, कंडीशनिंग क्या है? अब जैसे हमने वो पावलोव की कंडीशनिंग पढ़ी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसमें वो पावलोव क्या कर रहे थे कि डॉग के आगे फूड को रख रहे थे, डॉग सेलिब्रेट कर रहा था, और आखिर में वो खाली बेल बजा रहे थे और तो डॉग सेलिब्रेट कर रहा था। तो पावलोव ने अपने डॉग को कंडीशनड कर दिया था कि अगर मैं बेल बजा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं फूड दूंगा, लेकिन वो असल में फूड तो नहीं दे रहे थे ना उसे। लेकिन डॉग इतना हेवायर्ड हो चुका था, इतना कंडीशनड हो चुका था कि अगर वो बेल को सुन रहा है तो उसको ये लगता था कि मुझे फूड मिलने वाला है। तो ये बात सच तो नहीं थी ना? तो पढ़ाई में कंडीशनिंग टर्म बहुत अच्छे से नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ ट्रेनिंग वर्ड अच्छा है, सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। अब आमिर खान तारे ज़मीन पर में क्या करता है? ईशान को हल्के हल्के पढ़ाता है ना, पहले उसको याद करवाता है, जो पोएम्स हैं वो याद करता है, फिर वो राइटिंग पे आता है कि ABCD सिखाता है, 1 2 3 कैसे स्टेयर्स पे सिखाता है, बहुत क्रिएटिव मैनर में उसको वो सिखाता है, लर्न करवाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विड बी थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। Next is, a teacher asks herself, how can I provide experiences that require students to classify different types of objects in the environment? अब यहाँ पर ये टीचर कह रही है कि मैं क्या ऐसा करूँ, कैसे पढ़ाऊँ, क्या ऐसा एक्सपीरियंस दूँ ताकि बच्चे जो इन्वायरमेंट में हैं वो क्लासीफाई कर सकें, अपने इन्वायरमेंट को क्लासीफाई कर सकें। अब यहाँ पर वर्ड आ गया इन्वायरमेंट, एंड एनालाइज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम्स विच इंटेलिजेंस। अब ये कह रहे हैं कि इस तरीके की पढ़ाई को कौन सी इंटेलिजेंस यहाँ पर यूज़ हो रही है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, जिसमें वो कहते हैं कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। असल में उन्होंने फिर बाद में एक और दे दी थी, लेकिन हमारे सिलेबस में 8 टाइप्स ही हैं। तो अगर कभी आता है कि कितने टाइप्स की थ्योरी है, कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस है, तो आप 8 पर भी ऑप्शन लगाएंगे, टिक करेंगे। पहली है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली मतलब जो ये लोग योगा करते हैं, ये बॉडीली में आता है। लिंग्विस्टिक मतलब जो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, पोएट्स वगैरह। इंटरपर्सनल जैसे ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि बैठ के, या गाइडेंस काउंसलर होते हैं कि बैठ के दूसरे की बात सुने फिर उनको अच्छी सी एडवाइस दें। और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के जो बॉटनिस्ट होते हैं या ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑब्वियसली नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आ जाएगा कि इसी के थ्रू तो बच्चे इन्वायरमेंट को क्लासीफाई कर पाएंगे। तो आंसर वुड बी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच पेयर। अच्छा, पहला है समेटिव असेसमेंट इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर्स। समेटिव कौन सा होता है? जो ईयर के एंड में हम एग्जाम देते हैं उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो इसमें लिखा है अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन। नॉन रिटन कहाँ भाई? लिखा हुआ ही तो होता है वो। ओरल वगैरह वाइवा तो शुरू में होते हैं ना, जो फॉर्मेटिव होते हैं असेसमेंट तो एकदम ईयरली एंड वाला जो होता है, जो मेन एग्जाम होता है उसे कहते हैं समेटिव। तो नॉन रिटन नहीं होगा, वो रिटन बिहेवियर्स होता है, रिटन टेस्ट जो होता है, जो मेन एग्जाम होता है। तो फर्स्ट तो कैंसिल हो गया। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स। क्राइटेरियन कौन सा होता है? जो मास्टरी लर्निंग पे फोकस करता है, जैसे हमारा सीटेट है कि हाँ उसने एक
फिक्स कर दिया कि जिस पे 60% आएगी बस उसी का होगा। तो ये मास्टरी लेवल ऑफ लर्निंग देख रहे हैं ना कि कितने बच्चे 60% से ज़्यादा ला सकते हैं या 60% ला सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में है मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स। अगर स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं होता, बस मास्टरी लर्निंग होती, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता। लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स में नहीं देखा जाता है क्राइटेरियन में, पूरा मतलब मास्टरी देखी जाती है कि कितने अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से उसे आता है। और हम इसमें किसी से भी कंपेयर नहीं करते हैं कि उसे अच्छा आता है या इसे, हम बस ये देखते हैं इस बच्चे को आता है कितना है, ठीक है ना। लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स का नहीं होता है इसमें। थर्ड है नॉर्म रेफरेंसेस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स। ये बात ठीक है। नॉर्म रेफरेंस एनआरटी कौन से होते हैं कि जैसे ये यूजीसी का नेट, सीएसआईआर नेट, कि इसमें रैंक वाइज किया जाता है कि क्या कट ऑफ रही है, उसके बेसिस पर रिजल्ट आता है। तो थर्ड ठीक है बात। फॉर्मेटिव असेसमेंट डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास। नहीं, फॉर्मेटिव मतलब जो टीचर पढ़ा के और फिर एकदम से पूछ ले कोई भी क्वेश्चन, या कह दे कल सरप्राइज टेस्ट है, कोई वाइवा है, तो वो फॉर्मेटिव होता है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट इन क्लासरूम। मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड है बच्चे, वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहें क्लास में, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी आ सकती हैं जो प्रॉब्लमेटिक रहेंगी, जो उनके पार्टिसिपेशन में रोक लगा सकती हैं। टैक्टाइल मेथड्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल्स, नहीं ये तो मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शंस, ये भी मदद करेगा कि मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है तो कोई लेक्चर ट्रांसक्रिप्शंस हैं जो बोले जा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वो सुन तो लेगा ना, विजुअली तो इम्पेयर्ड है। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स, हाँ जैसे अब ये मेरी क्वेश्चन पेपर है, तो ये एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो यहाँ पर जो है हिंडर करेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा उस बच्चे को लर्निंग में। रेज लाइन ड्राइंग्स एंड मैप्स, नहीं उसमें तो वो उंगली से पढ़ लेगा। तो द करेक्ट इज थर्ड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग मतलब हम सोचने में, हम कुछ एनालाइज करके याद कर रहे हैं, कुछ एनालाइज करके पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब देखो ध्यान दो, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच के नहीं याद करोगे, आपको एक एग्जैक्टली लिखी हुई मिलनी चाहिए, जिसको आप रोट लर्निंग कहेंगे, कि मतलब आप बस रट लेंगे उसको और आपको याद रहेगा और वही आंसर ठीक हो जाएगा। तो देखो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया आप जो बुक में लिखा हुआ होगा वो देख कर याद कर लेंगे। हाउ मैनी स्टेट्स भी आप देख कर याद करेंगे। टोटल पॉपुलेशन, आप एक बॉल पॉइंट नंबर दे सकते हैं कि भाई इतनी पॉपुलेशन हो सकती है, आप एक अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं पता होगा, ठीक है। आप सोचेंगे नहीं इसमें, जितनी आपको बुक में आपकी लिखी हुई मिल जाएगी आप उसको याद कर लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, तो हाँ इस क्वेश्चन पे आप सोचेंगे, आप ध्यान देंगे कि क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है। तो ये एनालिटिकल थिंकिंग को आपको प्रोमोट करेगा, ये वाला क्वेश्चन। Sensitive periods are those time periods during which certain are especially important for course of normal development। मतलब सेंसिटिव पीरियड में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। सेंसिटिव पीरियड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चा एकदम 0 to 2 years ओल्ड, वो मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है। तो उसमें जैसे किस चीज़, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकता है। लेकिन हेरिडिटरी फैक्टर्स का ये है कि क्या उस बच्चे के लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा, उसे पता चले कि उसकी हरी आँख है या ब्राउन है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बात। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एथनिक फैक्टर्स तो बिल्कुल नहीं है, इसको तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दो। उस मासूम बच्चों को क्या पता मैं किस एथनिसिटी से बिलोंग करता हूँ। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करेगा कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा। तो करेक्ट आंसर इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। असर्शन है टीचर्स शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू केटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक बात है
कि एक टीचर को जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, उसी के हिसाब से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। कि फॉर एग्जांपल जैसे एक हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है हमारी क्लास में और हम रोटेशन करवाते हैं, लेकिन जो हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है हम उससे कहेंगे कि नहीं तुम फ्रंट बेंच पर ही बैठो, तुम रोटेट मत करो और बाकी बच्चे रोटेट करेंगे। तो ये हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं, हम इक्विटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है कि हम उससे भी कहते हैं कि नहीं तुम भी रोटेट करो, लेकिन इक्विटी का मतलब है कि नहीं तुम आगे बैठो बाकी बच्चे रोटेट करेंगे। क्योंकि तुम्हें फर्स्ट बेंच पे इतना सुनाई दे रहा है जितना लास्ट बेंच पे बच्चे को बैठे हुए सुनाई देगा, ठीक है ना। तो ये असर्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसी के हिसाब से पढ़ाई देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। रीजनिंग है कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड वाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। ये नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप डाइवर्स लर्नर्स को टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ग्रुप वर्क दीजिए, उन्हें कोलैबोरेट करने का मौका दीजिए, वरना बच्चे कैसे सीखेंगे भाई? बच्चे किसी और की एथनिसिटी को कैसे जानेंगे जब तक आप उन्हें आपस में बात करने का, कोलैबोरेट करने का मौका नहीं देंगे। तो यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कंप्लीटली फॉल्स। सेवनटीन क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रेन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। ये वही पियाजे हैं जिन्होंने कहा है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन, देखो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि बच्चे कम सोचते हैं और बड़े ज़्यादा सोचते हैं, क्वांटिटी का मतलब है ज़्यादा और कम, ठीक है। तो ये ऐसा गलत है, पियाजे ने कहा है कि दोनों इक्वल सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई बच्चा है तो वो कम सोचेगा और कोई बड़ा है तो वो ज़्यादा सोचेगा, तो ये कैंसिल हो गया। चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स एंड एडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ चिल्ड्रन ही डिपेंड करते हैं एडल्ट्स पे, एडल्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। अब एक बात देखो कि कोई इंसान, मतलब ये लोग जो पेरेंट्स हैं वो अडॉप्ट क्यों करते हैं? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके खुद के चिल्ड्रन नहीं हो पाते हैं लेकिन फिर भी वो अडॉप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस। वो चाहते हैं कि वो अडॉप्ट करें क्योंकि वो खुश, वो ये समझते हैं कि हम एक बच्चे के साथ ज़्यादा खुश रहेंगे। तो यहाँ पर उन पेरेंट्स के जो इमोशंस है वो डिपेंड किए ना उस बच्चे पर। तो एडल्ट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों पर कुछ कुछ चीज़ों में डिपेंड करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। एडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन। हो सकता है लेकिन नहीं, ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू पियाजे तो बिल्कुल गलत है। पियाजे ऐसा कभी नहीं कहते कि बच्चों को कुछ नहीं पता और बड़े लोगों को सब पता है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। हाँ, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि पियाजे ने ये एक्चुअली कहा है कि चिल्ड्रंस थिंकिंग जो है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। कैसे क्वालिटेटिवली डिफरेंट का क्या मतलब है? जैसे एक अडल्ट क्या सोचेगा कि मैं अपनी सैलरी मंथ में कैसे कैसे स्पेंड करूँगा, कितने रुपए की क्या चीज़ लूँगा, और बच्चा क्या सोचेगा, मुझे ग्रीन बॉल नहीं चाहिए थी, मुझे रेड बॉल चाहिए थी। तो सोच, क्वांटिटी दोनों की सोच की सेम है, सोचते दोनों ही सेम है, मतलब क्वांटिटेटिवली सेम सोचते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग होती है। एडल्ट एक अपने हिसाब से सोचता है, अपनी लाइफ के हिसाब से सोचता है, और बच्चा अपने हिसाब से सोचता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 18th है assertion schools should function within frameworks which assess the finished product and learning outcomes। अच्छा, और रीजनिंग है इसकी, लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल। नहीं, ये दोनों ही चीज़ ठीक है, नहीं ये दोनों चीज़ गलत हैं क्योंकि असर्शन कह रहा है विद इन फ्रेमवर्क्स। नहीं, विद इन फ्रेमवर्क्स नहीं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी कभी काम कर लेना चाहिए। स्कूल्स शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स के मतलब जितनी गाइडलाइंस है बस उसी के अंदर अंदर आप काम करो, कभी भी कुछ इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये तो गलत है। अब जैसे बच्चों को कभी किसी पार्क में भी घुमा लाओ, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो विद इन फ्रेमवर्क्स हो, लेकिन कर लेना चाहिए। लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल। नहीं, टाइटली सिक्वेंशियल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ये तो दोनों ही गलत हैं। तो बोथ आर फॉल्स। Which of the following statement is correct about autism? Autism can be cured and improves with age। नहीं, autism लाइफ लॉन्ग है, autism जो है क्योर नहीं हो सकता। या फिर improves with age, नहीं, एज के साथ साथ इम्प्रूव भी नहीं होता है।
ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल। हाँ, एक्सेप्शनल स्किल होती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब में हो, ठीक है। ऑटिज्म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हाँ, ये बात ठीक है। ऑटिज्म इज कॉज सोनली बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नहीं नहीं, वो हेरिडिटरी भी होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्ट करके जो मतलब टीचिंग दी जाती है उसमें कैसे स्टूडेंट की लर्निंग होती है? रिसेप्टिव, डिस्कवरी, मीनिंगलेस, रूट। अब देखो, कैंसिल करो। मीनिंगलेस बिल्कुल गलत है क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बहुत अच्छी मानी जाती है, तो मीनिंगलेस लर्निंग कैसे होगी? मीनिंगलेस हटा दो। रोट भी बहुत अच्छी लर्निंग नहीं मानी जाती है। रोट मतलब रट्टा मार के लड़ना, लड़ना नहीं, सॉरी रट्टा मार के सीखना कोई चीज़। तो 4 भी बिल्कुल गलत है। रिसेप्टिव भी नहीं होगा। डिस्कवरी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। डिस्कवरी लर्निंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रिसेप्टिव का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ बस सुन के सीख रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही है कि आप खुद से करके सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट्स दैट, जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो क्या इम्प्लाई करती है? फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। नहीं, जीन पियाजे ने असल में दोनों की बात की है। आउटकम ऑफ मतलब एक्टिविटी से भी पढ़ाओ और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग से भी। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के बजाय एंड होता ना, तो ये आंसर ठीक हो जाता, लेकिन उन्होंने थिंकिंग की भी बात की है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बिहेवियर शुड बी कंडीशनड यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। नहीं, कंडीशनिंग, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की बात BF स्किनर ने की अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जीन पियाजे नहीं करते हैं। कंसेप्ट शुड बी टॉट इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। नहीं, अगर आपने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं तो आपको पता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा 4 जो कि है करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। हाँ, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पर क्योंकि उन्होंने स्टेजेस दी थी और ये बताया था कि किस स्टेज में किस टाइप का डेवलपमेंट होता है। तो हमारे यहाँ पर 4th विल बी द करेक्ट आंसर। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन कैसे होते हैं? वल्नरेबल एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन? नहीं। इनोसेंट एंड डिपेंडेंट? नहीं, मैंने अभी बताया कि ज़रूरी नहीं कि चिल्ड्रन ही डिपेंड करें। कंप्लाइंट एंड केपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे कभी भी पॉइंट आउट भी कर देते हैं मैम, ऐसा नहीं हो सकता है, ये वाला आंसर ज़्यादा सही है। तो सिर्फ कंज्यूम नहीं करते हैं, वो बताते भी हैं, टीचर भी कुछ ना कुछ सीखता है बच्चों से। नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स? हाँ, ये बात ठीक है। तो 4th विल बी द करेक्ट आंसर। Rama is a teacher who is implementing Vygotsky theory on her classroom and she assigns her students to work in groups to complete a challenging task. रमा एक टीचर है जो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी अप्लाई कर रही है अपनी क्लासरूम में और वो चाहती है कि बच्चे जो हैं ग्रुप में काम करके एक टास्क को कंप्लीट करें। अब इसी टास्क में वन स्टूडेंट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड, और एक कॉन्सेप्ट एक बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो बच्चा सीख जाए। ऑप्शंस हैं work through the problem with the student and providing guidance and feedback as needed while involving other group members। हाँ, ये बात ठीक लग रही है। provide the student with the answer to the problem so the group can move on, ये भी बात ठीक है। encourage the student to try to solve the problem on her own। नहीं, ये बात गलत है कि मुझसे कोई सवाल मत पूछो, सब खुद अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका खुद ही इलाज करो, ये बात गलत है। अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर से मुझे पूछना चाहिए। असाइन अ डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट दैट इज़ बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज़, मतलब जो टीचर को आता है बस वही वो पढ़ाए और कुछ ना पढ़ाए, ये भी बात गलत है। तो हमारे 3 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचे 1 और 2। अब देखो 2 है प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द आंसर टू द प्रॉब्लम। यही चीज़ 1 में भी हो रही है कि रमा फर्स्ट में भी प्रॉब्लम का आंसर स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो गाइडेंस फीडबैक भी प्रोवाइड कर रही है, गाइडेंस भी दे रही है और बच्चों को भी उस प्रॉब्लम में शामिल कर रही है कि तुम बताओ क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो फर्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। 24th, विच लर्निंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्न। मतलब कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें जो बच्चों ने सीखा है वो फिर उल्टा पढ़ाते हैं। तो रेसिप्रोकल टीचिंग, कंडीशनड लर्निंग,
रोट लर्निंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग। तो जब बच्चे पढ़ के उल्टा पढ़ा रहे हैं तो वो रेसिप्रोकली तो होगा, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। तो आंसर विल बी रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें आपको कैंसिल आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी अपना माइंड लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कौन सा इन ऑप्शंस में से कौन सा कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर ना करते हुए। तो इंटेंशनल, अडेप्टिव, डिफरेंशिएटेड और स्टैंडर्डाइज्ड। देखो स्टैंडर्डाइज्ड फ़ौरन ही कैंसिल हो जाएगा। जब इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो हम कोई चीज़ स्टैंडर्ड में कैसे कर सकते हैं, हम जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस ही तो देंगे ना। तो फोर्थ को हटा दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल ठीक है, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। मतलब टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए। अवॉइड क्वेश्चंस विच नीड इन्फ्रेंस एंड एनालिसिस। नहीं, ये तो गलत है कि क्वेश्चन को हमें अवॉइड करना चाहिए। आस्क ओनली दोज क्वेश्चंस विच कैरी सिंगल आंसर्स। ये भी गलत है कि बस हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनका सिंपल सा एक लाइन का आंसर हो, या बस एक ही उसका आंसर हो, कोई और आंसर ना निकल रहा हो, ये भी गलत है। डिस्करेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चंस। ये भी गलत है, बच्चों को कभी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फ्रेंसेस एंड एक्सप्लेनेशंस। ये बहुत क्लियरली सा ठीक है। यू आर ए टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। मेटाकॉग्निटिव क्या होती है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि आप अपनी सोच के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट लाइकली टू फॉस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ऐसी थिंकिंग को फॉस्टर करती है। असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स मेमोराइजेशन। देखो मेमोराइजेशन आ गया तो ये नहीं हो सकती कि आप थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं। मेमोराइजेशन मतलब एक तरह से रोट लर्निंग होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। नहीं, मार्क्स भी दो और फीडबैक भी करो कि नहीं आपने आज अच्छा किया भी, शाबाश, ताकि बच्चे को लगे कि मुझे कल भी अच्छा करना चाहिए ताकि मेरी तारीफ हो। तो फीडबैक तो ज़रूरी होती है। सेकंड भी कैंसिल हो गया। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। हाँ, ये बात ठीक है कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो अपनी लर्निंग को, इसी को मेटाकॉग्निटिव कहते हैं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ समराइज नोट्स फॉर असाइनमेंट्स। नहीं कि उनको बस एक छोटे से नोट्स दे दिए कि रट के आ जाना और आपका असाइनमेंट हो जाएगा। इसमें बच्चों ने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, कि मतलब बच्चे की जब हम तारीफ कर रहे हैं तो वो कब इफेक्ट करेगी? इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। कि आपने पूरे साल किसी कोई तारीफ नहीं करी, बस आखिर में आपने किसी की तारीफ कर दी, तो नहीं, ये तो गलत है। इट असाइंस कंपेरेटिव रैंक्स टू द स्टूडेंट्स। कि क्लास में ये करना कि भाई तुम सबसे अच्छे हो, तुम उसके बाद हो, तुम उसके बाद हो, ऐसे रैंक कर देना, ये भी गलत है। इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी। हाँ, ये एक हद तक बात ठीक है। इट फोकसेज ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रादर देन व्हाट दे कैन डू। मतलब बच्चे को ये बताना कि जो उसकी अकम्पलिशमेंट्स है, ये तो नहीं बता के ये बताना कि तुमने क्या नहीं किया, वो सबके सामने बताना, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। Teachers should encourage debates, discussions and collaborations among students. ठीक है, ये बात ठीक है। Knowledge production is an inactive process and engagement in group activities hinders meaningful learning. नहीं, इसका रीजनिंग ये गलत है कि नॉलेज प्रोडक्शन जो है वो इनएक्टिव प्रोसेस है। नहीं, वो एक्टिव प्रोसेस है और इसमें जो है ये हिंडर नहीं करेगा, ये मदद करेगा लर्निंग में। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स। Last question. Sunita, a 12-year-old girl, shows exceptional music ability. Both her parents are accomplished singers. अच्छा, जो ये बच्ची है 12 साल की, वो म्यूजिकल एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, वो गाती बहुत अच्छा है, उसके माँ बाप दोनों सिंगर हैं।
एंड दे सेंड हर फॉर क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल। ठीक है, वो स्कूल के बाद उसको वॉइस ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। हर कैपेबिलिटीज़ आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन, कि मतलब इस बच्ची की जो ये कैपेबिलिटीज़ है ये किस वजह से हैं, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेनेटिक मेकअप। देखो जेंडर आइडेंटिटी यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है कि अगर यहाँ पर 12 साल का उनका बेटा होता तो उसके अंदर ये खूबी नहीं होती, तो ये बात तो गलत है। ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन भी कैंसिल हो जाएगा कि मतलब वो जब मैच्योर होती जब भी उसके अंदर ये एबिलिटी आती, जब वो 5 साल की थी तो वो अच्छा नहीं गा सकती थी, ये भी गलत है। न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन, नहीं सिर्फ न्यूट्रिशन और डिसिप्लिन से मतलब कोई अच्छा गाने नहीं लगेगा, ये भी गलत है। हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। और हमेशा याद रखना हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज अ प्रोडक्ट, मतलब हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, कभी भी हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट नहीं होता है, एडिशन में नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। आई होप you enjoyed this video and I hope you learned something new here. If you like my video, then you can subscribe to my channel, and thank you for watching.